हर इंसान की एक फितरत होती है। उसके पास चाहे दुनिया की तमाम ही दौलत क्यों ना आ जाए, फिर भी उसे कम ही लगता है। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठा करने के लिए तरह तरह की तरकीबें बनाने लगता है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में कुछ इस प्रकार की गलतियां कर बैठता है जिसका शायद उसे ज़िंदगी भर अफसोस रह जाता है। आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर का एक गांव आता है दुबेपुर, और इसी दुबेपुर गांव का रहने वाला विक्रांत वर्मा। विक्रांत जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। विक्रांत की पत्नी का नाम है सुनीता, जिसकी उम्र है 23 साल। विक्रांत की 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र है 1 साल और दूसरी की उम्र है 2 साल। विक्रांत जो कि खेती किसानी का काम करता है, अपने खेतों से इतना अनाज तो निकाल ही लेता है जिससे अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा कर सके। लेकिन बावजूद इसके पति पत्नी को संतुष्टि नहीं हो पाता है। दरअसल विक्रांत भी सोचता है कि उसके पास दुनिया की तमाम दौलत ही ना हो, बल्कि वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करे। इसीलिए विक्रांत भी अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक तरकीब बनाता है। बैंक से जाकर के कर्ज ले लेता है और एक पोल्ट्री फार्म खोल लेता है। लेकिन विक्रांत जब अपनी पोल्ट्री फार्म को चलाता है, कुछ महीने तो चलता है, लेकिन उसके बाद से ये बिजनेस बंद हो जाता है, जिसमें विक्रांत को अच्छा खासा नुकसान भी होता है। पोल्ट्री फार्म जब बंद हो जाता है, उसके बाद से विक्रांत बकरी फार्म खोलता है। लेकिन बकरी फार्म भी जब चलाता है, इसमें भी विक्रांत को अच्छा खासा नुकसान होता है। आखिरकार एक दिन बकरी फार्म भी उसका बंद हो जाता है, जिस वजह से विक्रांत के ऊपर लगभग 9 लाख रुपये का कर्ज हो जाता है। जैसे ही 9 लाख रुपये का कर्ज हो जाता है, उसके बाद से विक्रांत परेशान रहने लगता है, जिस वजह से अब पति पत्नी के बीच में दूरियां ही बननी शुरू नहीं हो जाती है, बल्कि आए दिन हर रोज झगड़े तकरार भी शुरू हो जाता है। विक्रांत को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो अपना कर्ज उतारे कैसे। इसीलिए विक्रांत एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने अपने दोस्त से बात किया है, वो दिल्ली में रहता है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ, मेरा वो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवा देगा। दिल्ली जाने की जब बात कहता है, सुनीता भी अपने पति को इजाज़त दे देती है और विक्रांत दिल्ली में चला जाता है। करीब 6 महीने तक दिल्ली में रहता है। वहाँ से नौकरी करने के बाद 15 जनवरी 2024 को वापस अपने घर पे पहुँचता है। लेकिन विक्रांत जब अपने घर पे पहुँचता है, काफ़ी उदास होता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी भी समझ जाती है। विक्रांत को समझाते हुए कहती है कि नौकरी में भले ही तुमने पैसा नहीं कमाया, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत समय है, आने वाले समय में हम कुछ भी करके कर्जे जरूर वापस कर देंगे। लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी विक्रांत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे तैसे पूरी रात गुजारता है। अगले दिन 16 जनवरी 2024 को शाम के वक्त अपनी बाइक लेकर के घर से निकलता है। लेकिन रात के 10 बजे तक भी वापस जब अपने घर पे नहीं आता है, सुनीता अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन अब विक्रांत का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से सुनीता जाकर के ये सारी बातें अपने ससुर राजेश वर्मा से बताती है। राजेश को जब मालूम चलता है कि उसका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया है, राजेश के जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। पर बावजूद इसके विक्रांत का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। आखिरकार अगले दिन 17 जनवरी 2024 को सुबह सुबह राजेश अपने बेटे विक्रांत के उस बकरी फार्म पे जाता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। लेकिन बकरी फार्म पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे एक डेड बॉडी पड़ा है जो पूरी तरीके से जल चुका था। उस डेड बॉडी के बगल में ही विक्रांत का मोबाइल और उसका बाइक भी पड़ा हुआ था, जिसे देख करके राजेश को लगता है कि शायद डेड बॉडी उसके बेटे का ही है। इसीलिए राजेश तुरंत ही इस बात की जानकारी विक्रांत की पत्नी सुनीता को देता है। सुनीता को जैसे ही मालूम चलता है, वो भी बकरी फार्म पर पहुंचती है और जैसे ही डेड बॉडी को देखती है, वो चीख चीख करके रोने लगती है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही था। तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस भी अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसे साफ खुलासा हो जाता है कि विक्रांत ने अधिक मात्रा में शराब पी लिया था। शायद शराब के नशे में ही वो आग के हवाले हो गया है। दरअसल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो इससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद विक्रांत ने खुद को खत्म कर लिया है। इसीलिए पुलिस खुदकुशी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। लेकिन जैसे इस तरह का रिपोर्ट दर्ज करती है, अगले दिन ही विक्रांत के पिता राजेश फिर से थाने में पहुंचता है
और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा बेटा अपने आप को कभी ख़त्म ही नहीं कर सकता है। दरअसल मैं अपने बेटे को बेहतर तरीके से जानता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा बेटा नशा करता था, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वो कभी ज़्यादा मात्रा में शराब नहीं पीता था। रही बात खुद को ख़त्म करने की, तो मेरा बेटा इस तरह की कदम कभी उठा ही नहीं सकता है। दरअसल राजेश पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगता है कि मेरे बेटे ने खुद को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि किसी ने उसकी हत्या कर दिया है। राजेश मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश तो करता है, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है, बल्कि पुलिस राजेश को समझाने की कोशिश करती है कि विक्रांत ने खुद को ही ख़त्म कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी राजेश अपनी जीत से पीछे नहीं हटता है। उसके तमाम कोशिश करने के बावजूद जब थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, आखिरकार 4 दिनों बाद विक्रांत अपने बड़े बेटे को लेकर के एसपी साहब से जाकर मुलाकात करता है। एसपी साहब का नाम है सोमेन वर्मा। एसपी सोमेन वर्मा से जब अपने बेटे की पूरी कहानी बताता है, तो एसपी सोमेन शर्मा भी थाने में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मुकदमा दर्ज ही न किया जाए, बल्कि इस केस की जांच पड़ताल भी की जाए। एसपी सोमेन शर्मा के ही तहरीर पे 2 टीमों का गठन किया जाता है और 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जाता है। 22 जनवरी 2024 को मुकदमा दर्ज तो हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अपनी तरीके से कोई कोशिश नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को पूरा यकीन होता है कि विक्रांत की किसी ने हत्या नहीं किया है, बल्कि उसने अपने आप को ख़त्म किया है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे खबर मिली है कि दरअसल विक्रांत रात्रि के वक्त गांव में किसी व्यक्ति से फ़ोन पे बातचीत करता है। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं, ये सुनकर पुलिस को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। पुलिस खबरी से कहती है कि तुम कैसी बातें कह रहे हो, विक्रांत तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, भला वो किसी से बात कैसे कर सकता है। लेकिन खबरी दावे के साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये खबर बिल्कुल सत्य है, अगर आपको यकीन ना हो तब जांच पड़ताल करके देख लीजिए। खबरी जैसे इस तरह से दावा देता है, पुलिस को भी खबरी के बातों में दम लगता है। इसीलिए पुलिस अब उस नंबर के बारे में पता लगाने लगती है जिस नंबर से विक्रांत फ़ोन पे बातचीत करता था। आखिरकार थोड़ी सी कोशिश करने के बाद पुलिस को नंबर मिल जाता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी सोनाली के नाम पर रजिस्टर्ड है। सोनाली जो हरियाणा पानीपत के विकास नगर की रहने वाली है। दरअसल विकास नगर का ही उस मोबाइल का लोकेशन भी दिखाई दे रहा था। हालांकि पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस नंबर से सिर्फ रात्रि के वक्त ही बातचीत किया जाता था और दिन में उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया जाता था। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ हरियाणा के पानीपत के लिए रवाना हो जाती है और जाकर उस मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने लगती है। आखिरकार पुलिस जब थोड़ी सी कोशिश करती है, कुछ दिनों के बाद विकास नगर में पहुंचती है और वहां से विक्रांत को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब विक्रांत को अपने कस्टडी में लेती है तो देखकर पुलिस को भी यकीन नहीं होता है। पुलिस सबसे पहले विक्रांत से पूछताछ करती है कि अगर तुम जिंदा हो तो फिर वो मरने वाला व्यक्ति कौन था। पुलिस विक्रांत से जब एक पर एक कई तरह का सवाल करना शुरू करती है, आखिरकार विक्रांत भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन विक्रांत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब विक्रांत बैंक से कर्जा लेकर के अपने बिजनेस की शुरुआत करता है। बिजनेस तो नहीं चल पाता है, जिस वजह से विक्रांत के ऊपर 9 लाख रुपये का कर्ज भी हो जाता है। पर विक्रांत के ऊपर जैसे ही 9 लाख रुपये का कर्ज हो जाता है, उसके बाद से विक्रांत और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन हर रोज झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पति और पत्नी के बीच में काफ़ी दूरियां भी बढ़ जाती है। विक्रांत इस प्रकार से मुसीबत में फंस जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपने कर्जे को उतारे कैसे। लेकिन विक्रांत को सबसे बुरा तब लगता है जब इस मुसीबत की घड़ी में उसकी पत्नी साथ नहीं देती है। इसलिए एक दिन विक्रांत अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, वहीं पे कोई नौकरी कर लूँगा। दिल्ली जाने की जब बात कहता है, सुनीता भी अपने पति को इजाज़त दे देती है। लेकिन विक्रांत जब दिल्ली के लिए रवाना होता है तो दिल्ली न जा कर के हरियाणा के पानीपत में पहुंच जाता है, क्योंकि इसी पानीपत में विक्रांत के 2 दोस्त रहते हैं, जिनमें से एक का नाम है शक्तिमान कुमार तो दूसरे का नाम है अनुज साहू। इन्हीं दोनों के पास जाकर रहने लगता है और वहीं पे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जहां पे उसे थोड़ा बहुत पैसे भी मिलता है। लेकिन नौकरी करने के बावजूद भी विक्रांत हमेशा उदासी रहता है, क्योंकि विक्रांत हमेशा सोचता है कि जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, इन पैसों से अपना कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन नौकरी करता है, एक दिन विक्रांत की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है सोनाली।
जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। सोनाली और विक्रांत की जब मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि विक्रांत और सोनाली के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, विक्रांत सोनाली से यह कभी नहीं बताता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, सोनाली विक्रांत से शादी करने का फैसला कर लेती है। एक दिन सोनाली विक्रांत से कहती है कि दरअसल मेरे परिवार वाले मेरी कहीं और शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सोनाली जैसे ही शादी करने की बात कहती है, विक्रांत भी सोनाली से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि विक्रांत तब तक अपनी पत्नी से काफ़ी नफरत कर चुका था। विक्रांत सोनाली से शादी करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपनी पत्नी से छुटकारा कैसे पाए और सोनाली से कैसे शादी करे। इसलिए विक्रांत एक दिन ये सारी बातें जाकर अपने दोनों दोस्तों से शेयर करता है। अपनी सारी परेशानियों को जब शक्तिमान और अनुज से बताता है, दोनों जब उसकी परेशानियों को सुनते हैं, काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक सुझाव देते हैं। कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने आप को खत्म कर लो। दरअसल अपनी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को मार दो कि सबको लगेगा कि तुम इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हो, जिस वजह से तुम्हें तुम्हारी पत्नी से भी छुटकारा मिल जाएगा, अपनी प्रेमिका से शादी भी कर लोगे और 9 लाख रुपये का कर्जा भी नहीं भरना पड़ेगा। विक्रांत के दोनों दोस्त जैसे इस तरह की सुझाव देते हैं, विक्रांत भी अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 15 जनवरी 2024 को विक्रांत जब अपने घर पर पहुंचता है, अपने दोनों दोस्तों को भी साथ लेकर आता है और फिर अपने ही इलाके के एक गेस्ट हाउस में दोनों को रोक लेता है। अगले दिन 16 जनवरी 2024 को शाम के करीब 4 बजे के आसपास विक्रांत के दोनों दोस्त शराब के एक ठेके पे जाते हैं और वहीं पे बैठकर काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं। तभी दोनों की नज़र एक व्यक्ति पे पड़ता है। दरअसल उस व्यक्ति को दोनों ने ना तो पहले कभी देखा था और ना ही उसे जानते थे। वो व्यक्ति काफ़ी नशे में चूर था। दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देते हैं। उसके बाद से दोनों ही उस व्यक्ति को अपनी बाइक पे बिठा लेते हैं और शाम के करीब 7 बजे के आसपास विक्रांत के बकरी फार्म पे पहुंचते हैं। इधर विक्रांत भी एक शराब की बोतल लेकर अपने फार्म पे पहुंच जाता है और फिर तीनों मिलकर के वो शराब उस व्यक्ति को पिलाते हैं, जिसे पीने के बाद वो व्यक्ति इस प्रकार से नशे में चूर हो जाता है, उसे कुछ होश ही नहीं रहता है। जैसे ही वो नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से विक्रांत अपने षड्यंत्र के तहत पहले अपने शरीर के सारे कपड़े उतारता है और वो सारा कपड़ा उस व्यक्ति को पहना देता है और उस व्यक्ति का कपड़ा उतार कर अपने बैग में रख लेता है। कपड़ा पहनाने के बाद ये तीनों मिलकर के उस व्यक्ति के शरीर पे पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से विक्रांत अपने षड्यंत्र के तहत अपना मोबाइल और बाइक वहीं पे छोड़ देता है। तीनों उसी रात को वहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले लखनऊ जाते हैं और वहाँ से पानीपत के लिए निकल जाते हैं। वाकई में विक्रांत जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस विक्रांत के तहरीर पे उसके दोस्त शक्तिमान और अनुज इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार वो मरने वाला व्यक्ति कौन था। पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि उस व्यक्ति का नाम चंद्र बहादुर शुक्ला है। चंद्र बहादुर शुक्ला जो दुबेपुर के इस सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करता था। दरअसल चंद्र बहादुर शुक्ला जो अयोध्या के रौंतवा का रहने वाला है और दुबेपुर में रहकर अपनी नौकरी करता था। चंद्र बहादुर शुक्ला भी जब अपने उधर घर पे नहीं पहुंच पाता है तो चंद्र बहादुर शुक्ला के पिता द्वारिकानाथ भी अपने बेटे का थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तब द्वारिकानाथ को मालूम चलता है कि दरअसल उसका बेटा कुछ दिन पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर तो रहने वाले इंडिया के हैं, लेकिन दुबई में रहकर वहीं पे नौकरी करते हैं। मेरे दूसरे व्यूअर हैं मोहम्मद शमशेर खान। मोहम्मद शमशेर खान अपना एड्रेस नहीं दिया है। मेरे लास्ट व्यूअर है अनिल माथुर। अनिल माथुर जो जोधपुर के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।